तो हाय फ्रेंड, चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए 50 एमसीक्यू होगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं। 50 एमसीक्यू अप्लाइड फिजिक्स से होगा, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, तो लगा दो सारा जोर। ठीक है, लगा दो सारा जोर, लास्ट मिनट रिवीजन है आपका। ठीक है, तो फिजिक्स का 50 एमसीक्यू तुरंत फटाक से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका काम है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए चैनल ये बनाए हैं हम। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो बोला है आपको, ये है कि रिवर्वेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया तो आपको पता होगा। सेबिन फार्मूला को रिवर्वेशन टाइम कहते हैं। 165 ये होता है अपना समेसन एस, इसी को कहते हैं रिवर्बरेशन टाइम। आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है, टोटल एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग पावर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आल पे डिपेंड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या फॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन रेयरफेक्शन दोनों फॉर्म करता है, एक बार कंप्रेशन एक बार रेयरफेक्शन। और जो ट्रांसवर्स वेव रहता है, जो ट्रांसवर्स वेव रहता है वो क्रिस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पेंडुलम क्या होता है। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसी को सेकंड पेंडुलम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील। तो स्टील में जो होता है साउंड की स्पीड होता है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है फ्रेंड, 100 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो रिलेशन बताना है आपको पाथ डिफरेंस के बीच में और फेज डिफरेंस के बीच में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं और पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाता है 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन इसके बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, फ्री ऑक्सीलेशन। फ्री ऑक्सीलेशन क्या होता है, देखिए फ्री ऑक्सीलेशन ऐसा ऑक्सीलेशन है जिसमें उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट। जो एम्पलीट्यूड रहता है वो साउंड का कांस्टेंट रहता है, इसको कहते हैं ऑक्सीलेशन। ठीक है, फ्री ऑक्सीलेशन। चलिए डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। ठीक है, जिसमें एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। चलिए आठवां क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ लाउडनेस। तो देखिए लाउडनेस को हम बेल में भी नापते हैं और डेसीबेल में भी नापते हैं। ठीक है, बेल और डेसीबेल दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी बताइए साउंड का जो हम सुन सकते हैं। तो होता है 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब यूनिट पूछ दिया है, तो अभी मैंने बताया कि वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 11वां क्वेश्चन है क्या है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको पता अगर नहीं है तो जान लीजिए, कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, ए क्या है, एरिया, डी है डिस्टेंस विथिन देम। तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मूला एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा नहीं लिखा जा रहा था इसलिए मैंने ये लिखा है थीटा। ठीक है, और उसके बाद इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट पहला सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट कर दें किसमें, अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट करते हैं किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि अगर आप फार्मूला देखे होंगे तो C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, पहले इतना था, अब इसमें के ऐड हो रहा है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी जब कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, जो कैपेसिटर चार्ज होता है तो उसका इक्वेशन हो जाता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपान कैपिटल टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको कत तो दिख रहा है, तो ये देखिए आपका इसमें है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्जिंग का। और डिस्चार्जिंग का अगर आप ध्यान देंगे तो डिस्चार्जिंग का हो जाएगा ये। ठीक है, डिस्चार्जिंग का ये हो जाएगा और चार्जिंग का ये हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कैपेसिटर। देखिए जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली करता है। ठीक है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली करेगा। और जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करेंगे तो उस पर जो चार्ज रहेगा वो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली करेगा। ठीक है, जब चार्जिंग करेंगे तो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली और जब डिस्चार्जिंग करेंगे तो डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। चलिए 17वां देखते हैं,
इन डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक करंट, जब किसी भी कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करेंगे तो उस पे जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली, और जब हम चार्जिंग कैपेसिटर करेंगे तो उस पे जो करंट रहेगा वो डिक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। सो हम 18वां क्या है, डिवाइस यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो ध्यान दीजिए कि जो डिवाइस यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का, ये भी है, ये भी है, मतलब इसका आंसर बोथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फेज एंड पाथ डिफरेंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वैल्यू होती है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस की, देखिए फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाती है आपकी 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, और जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वो होती है एन लेमडा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2n लेमडा नहीं होगा, यहाँ पे 2n पाई होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 2n पाई, और यहाँ पे n लेमडा है ना, 2n पाई n लेमडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। तो आप याद रखिएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होती है। 21वां क्वेश्चन क्या है, इन इंटरफेरेंस ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स फ्रिंज विड्थ विल, ठीक है। तो आपको एक चीज फार्मूला बता दें कि जो इंटरफेरेंस में फ्रिंज का विड्थ होता है, विड्थ बराबर होता है डी लेमडा बाई डी, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मतलब अगर स्मॉल डी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डब्ल्यू की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो आपको बता दूं कि जो एंगुलर फ्रिंज थीटा बराबर होता है, थीटा बराबर होता है डब्ल्यू बाई डी। क्या होता है, डब्ल्यू बाई डी। तो डब्ल्यू का वैल्यू अभी आपने देखा क्या होता है, डी लेमडा बाई डी, और नीचे डी है तो डी से डी कट गया, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाई डी, तो लेमडा बाई डी, ठीक है। थीटा से नोट करते हैं। 23वां क्या है, फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग फ्रेंसल बाइप्रिज्म। तो फ्रेंसल बाइप्रिज्म से हमको इंटरफेरेंस की फिनोमिना दिखाई देती है। देखिए, अब रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ फ्रेंसल बाइप्रिंज, तो रिफ्लेक्टिव एंगल हमेशा फ्रेंसल बाइप्रिंज का 1 डिग्री से कम होता है, ठीक है, लेस देन 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पोलराइड। तो पोलराइड किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपको बता दूं पोलराइड डायोक्रिस्म प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे, डायोक्रिस्म। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन रेज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये होता है आईपी पोलराइजिंग एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है, यूजेज ऑफ पोलराइड। पोलराइड का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पोलराइड का यूज पोलराइड कैमरा में भी होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस भी होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, मतलब इसका आंसर आल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्या है, कोहेरेंट लाइट सोर्स है। कोहेरेंट लाइट सोर्स के पास क्या होता है, बताइए। कोहेरेंट लाइट सोर्स के पास क्या होता है। तो आप बता दीजिएगा कि कोहेरेंट लाइट सोर्स के पास हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। लेकिन अगर यही हम मतलब इनकोहेरेंट की बात करें तो उसके पास सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होता है, लेकिन उसके पास वेरिएबल फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन, ब्रेस्टस लॉ क्या है। आपको पता है ब्रेस्टस लॉ क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू बराबर, ठीक है, ब्रेस्टस लॉ ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 10 आईपी। 10 आईपी क्या है, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, यही होगा आपका ब्रेस्टस लॉ। आगे बढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस। लेंस के पावर देखिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। एफ किस में रहता है, फोकल लेंथ मीटर में रहता है, यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कनकेव लेंस के लिए, कनकेव लेंस के लिए जो पावर की वैल्यू होती है हमेशा निगेटिव होनी चाहिए, और कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो मान लो पॉजिटिव पावर गिवन है तो मतलब वो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का पावर गिवन है, और निगेटिव है तो कनकेव लेंस का गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप बताएंगे 0, ठीक है, 0। आगे बढ़ते हैं। 32वां, ओम इज न ओनली वैलिड फॉर। ओम ला यहाँ पे होना चाहिए था, वो ओम ला केवल कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, किससे, कंडक्टर के लिए ओम ला वैलिड होता है केवल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मैं बता दूं, ई बराबर होता है भी प्लस आई आर, ये, और अगर भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर भी कर सकते हैं, मतलब आपको दिख रहा है ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब बोथ ए एंड सी सही है। चौतीसवा क्या है, फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है जिसको हम पोटेंशियोमीटर की वजह से निकालते हैं,
ये होता है E/V -1, ठीक है, पहला ऑप्शन सही। 35वां देखते हैं, फिनोमेना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टेम्परेचर। आप सुपर कंडक्टिविटी का टेम्परेचर तभी ऑब्जर्व होगा जब क्रिटिकल टेम्परेचर से वो टेम्परेचर क्या रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से वो टेम्परेचर कम रहेगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से वो टेम्परेचर कम रहेगा तभी ये फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36वां, केसीएल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। देखिए, जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो कंजर्वेशन चार्ज पे बेस्ड है। और रेंज ऑफ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, तो कार्बन कंपोजिशन का जो रजिस्टर होता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 ओम से लेकर के 22 मेगा ओम तक, ठीक है। चलिए 38वां, बाय विच प्रोसेस इमिटेड फोटॉन्स आर कोहेरेंट। किस प्रोसेस द्वारा इमिटेड फोटॉन्स कोहेरेंट होते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस द्वारा इमिटेड फोटॉन कोहेरेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टूमुलेटेड इमिशन। क्या हो जाएगा, स्टूमुलेटेड इमिशन के द्वारा इमिटेड फोटॉन कोहेरेंट होते हैं। चलिए 39वां क्या है, द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्लेक्टेड एंगल इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज आर यूज्ड फॉर कैरी लाइट रे कंटेंट। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। कोर क्लेडिंग जैकेट आर द पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या है, व्हाट इज द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन विच लाइट ट्रेवल थ्रू TIR। तो कोर इज द इंटरमोस्ट पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 43वां क्वेश्चन क्या है, कोर एंड क्लेडिंग ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो कोर एंड क्लेडिंग होता है वो ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। 44वां, ऑन विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर वर्क। तो ये क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बेस्ड है। क्या मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच लाइट ट्रेवल इन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल को किससे डिनोट करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेंस एंगल को हम θ0 से डिनोट करते हैं। किससे, θ0 से, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। चलिए, क्या है एक्सेप्टेंस एंगल डिपेंड ऑन, एक्सेप्टेंस एंगल किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्सटर्नल मीडियम, मतलब चारों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इसका अगर आप जानना चाहेंगे फार्मूला, तो एक्सेप्टेंस एंगल बराबर होता है साइन इनवर्स रूट में n1 का स्क्वायर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहला का स्क्वायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा का स्क्वायर, अपान n0, ठीक है। चलिए 47वां, फार्मूला फॉर एक्सेप्टेंस एंगल तो मैंने बता दिया, ठीक है, फार्मूला फॉर एक्सेप्टेंस एंगल बता दिया। एक्सेप्टेंस कोण एंगल क्या होता है, देखिए एक्सेप्टेंस कोण एंगल को हम θ से नोट करते हैं, किससे, θ से। और θ बराबर हमेशा दुगना होता है किसका, एक्सेप्टेंस एंगल का दुगना होता है एक्सेप्टेंस कोण एंगल, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल एपर्चर NA की वैल्यू कितनी होती है, तो न्यूमेरिकल एपर्चर NA की वैल्यू होती है साइन θ0, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। क्या नैनो मटेरियल आर यूज्ड इन, नैनो मटेरियल किस में यूज होता है, तो आपको ग्राफीन में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल चिप बनाने में यूज होता है, कीमोथेरेपी, मतलब सब में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है आपका, और आशा करते हैं आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का ये सीरीज आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।